बड़ी खबर देख रहे हैं आप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीप शिखा और मैं हूं आरती देशवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर से। रोहतक में संत कबीरदास जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। सीएम मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि इसमें मौजूद है। ये बड़ी खबर आपको बताने, बीजेपी के अन्य नेता भी कार्यक्रम में शामिल हैं। नई अनाज मंडी में ये कार्यक्रम हो रहा है। नई अनाज मंडी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सीएम मनोहर लाल यहां पर संबोधित भी कर रहे हैं। तो चलिए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा जा रहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से। छठा है हर वर्ष की जयंती सरकारी तौर पर जैसे मनाई जाएगी वो मैंने आपको बता दी है। इसी प्रकार हमारे संत कबीर जी का जो जन्म स्थान है वो बनारस है। बनारस में गुरु रविदास जी का भी है और संत कबीर जी का भी है। उस स्थान पर जो भी लोग यात्रा करने जाना चाहेंगे उस यात्रा के लिए रेलवे का किराया सबको दिया जाएगा। कोई भी जाकर के उसके अंदर जाएंगे तो हम उसको करेंगे। उस यात्रा के लिए हम आपको रेलवे का किराया जो है वो रिइंबर्स करेंगे। ऐसे ही हरियाणा के किसी भी स्वास्थ्य महाविद्यालय विश्वविद्यालय उसका जो स्थान है उसको संत कबीर के नाम से पुकारा जाएगा। किसी एक संस्थान का विचार हम करके संत कबीर के नाम से उस संस्थान का नाम रखा जाएगा। मैं आज एक बड़ी घोषणा और करता हूं, सुन लीजिए। देखिए, मैंने जैसे कहा संत कबीर की विचार और शिक्षाओं पर चलने वाला आदमी हूं। मैं जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचूंगा, अरे बात तो सुनो, चंडीगढ़ जैसे ही पहुंचूंगा तो मेरे सरकारी आवास का नाम, अरे सुन तो लो, सुनोगे नहीं तो जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहोगे। मेरे सरकारी आवास का नाम संत कबीर कुटीर रहेगा। मेरे सरकारी आवास का नाम संत कबीर कुटीर रहेगा। ऐसा मैं आज घोषणा करता हूं। बाकी यूनिवर्सिटी के या किसी और का एक नाम हम रखेंगे, वो हमने आपको बता दिया। इसी प्रकार से मित्रों, मैं फिर से दोहराता हूं कि आपको कोई भी किसी प्रकार की जो आवश्यकता होगी, चाहे किसी सामाजिक स्थान की, चाहे शिक्षा के नाते, कौशल के नाते, उस सब में आपके पढ़ने हुए विद्यार्थियों को दिशा मिलेगी, उनको सहायता मिलेगी, कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। एक बार आप सभी बैठे रहें, सिर्फ 5 मिनट के लिए इतना कुछ आप सबके लिए मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणाएं की हैं और यह निश्चित रूप से एक बहुत सार्थक कार्यक्रम। मैं निवेदन करूंगा सुखवीर आर्य जी से, उप प्रधान। रोहतक में संत कबीरदास जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया और संत कबीर के बारे में बहुत सी बातें भी यहां पर सीएम मनोहर लाल कहते नजर आए। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेरे आवास का नाम आज से संत कबीर कुटीर होगा। कई घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है संत कबीरदास जी को लेकर। उन्होंने कहा कि संत कबीरदास जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन वो करते हैं और उनके आवास का नाम भी उन्होंने संत कबीर के नाम पर रख दिया है। तो देखिए, एक बहुत बड़ी घोषणा यहाँ पर उनकी ओर से की गई है और अपने आवास का जो नाम है उन्होंने संत कबीर कुटीर के नाम से उन्होंने रखा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संत कबीरदास जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन, ये सीएम मनोहर लाल की ओर से कहा गया। रुक करेंगे अगली खबर का। एक खबर आपको बता दें, दिल्ली से हरियाणा के सीएम से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। और दिल्ली के बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने ये खास मुलाकात की है हरियाणा भवन में सीएम मनोहर लाल से। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिथुड़ी समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे और मसला रहा हरियाणा और दिल्ली के बीच में पानी विवाद को लेकर चर्चा की गई है। बड़ी बात बीजेपी की तरफ से कही गई है कि हरियाणा तय मानकों से अधिक पानी की सप्लाई दिल्ली में कर रहा है, लेकिन केजरीवाल सरकार मैनेजमेंट नहीं कर पा रही, पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रही, पानी का रिसाव हो रहा है और इसीलिए पानी की समस्या खड़ी हो रही है। तो कुल मिलाकर सीएम से दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर यहां पर चर्चा की गई है।
और इस दौरान की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दिल्ली में हरियाणा की ओर से जो पानी आता है और वो पर्याप्त पानी जो करार के मुताबिक 1054 क्यूसेक पानी हरियाणा को देना है, वो पानी पर्याप्त मात्रा में 1054 से ज़्यादा हरियाणा देता रहा है। और पानी की इस समय दिल्ली में बहुत दिनों से किल्लत भी है। जिस तरह से पिछले 7 वर्षों में एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन हरियाणा की ओर से कम पानी दिल्ली को दिया गया। दिल्ली की अपनी अव्यवस्थाएं हैं, दिल्ली जल बोर्ड की अपने भ्रष्टाचार है, जिसके कारण से जो लीकेज है, जिसके कारण से वो पानी की सप्लाई उतनी नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, केजरीवाल जमीन पे काम करते नहीं है, जल बोर्ड का सत्यानाश कर दिया है। 30% अगर लीकेज को बचा लें वो, तो दिल्ली में पानी की कोई कमी नहीं है। हरियाणा अपने कोटे का पानी भेज रहा है, लेकिन जब भी कोई संकट आता है उस संकट का ब्लेम वो केंद्र सरकार पर या राज्य सरकार पर या एमसीडी पर करते हैं। और यहाँ पर भी वो यही काम कर रहे हैं, क्योंकि अपनी नाकामी छुपाने के लिए जनता को क्या जवाब देंगे। तो वो यही कह रहे हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा, पानी नहीं दे रहा। जबकि इस सत्यता के बारे में मैंने इसमें अपने मेमोरेंडम में लिखा है कि किस तरह से पूरे 2007 वर्षों से लगातार उतना पानी, उससे अधिक पानी, जितना करार है उससे अधिक पानी हरियाणा देता रहा है। और इस बार भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अधिक पानी देंगे, दिल्ली की जनता की तकलीफ को दूर करेंगे। एक और बड़ी खबर है, गुरुग्राम पहुंचे हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जहां पर की सेक्टर 61 में गुज्जर भवन का उद्घाटन किया गया। तो बिल्कुल दुष्यंत चौटाला को 211 मीटर की पगड़ी भी यहां पर भेंट की गई। गुर्जर समन्वय समिति ने ये पगड़ी भेंट की है। गुरुग्राम पहुंचे गए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और गुज्जर भवन का उद्घाटन किया गया है सेक्टर 61 में, और गुज्जर समाज की तरफ से पगड़ी भेंट की गई है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, गुरुग्राम पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। सेक्टर 61 में गुज्जर भवन का उद्घाटन उनकी ओर से किया गया। इस मौके पर गुज्जर समाज की तरफ से दुष्यंत चौटाला को 211 मीटर लंबी पगड़ी भेंट की गई है। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। बहादुरगढ़ में ओपी धनखड़ ने कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा पर हमला बोलते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के फैसलों ने कांग्रेस को कमजोर किया है। साथ ही साथ ओपी धनखड़ की तरफ से राज्यसभा चुनावों के चौंकाने वाले नतीजों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फैसले ने कांग्रेस को कमजोर किया। कुलदीप बिश्नोई को लेकर ओपी धनखड़ ने कहा, कुलदीप बिश्नोई ने अंतरात्मा की आवाज सुनी है और बिश्नोई अप्रोच करेंगे तो उनका पार्टी में स्वागत होगा। बहुत सुविचारित मत है, क्योंकि उतने बड़े एक कदावर नेता की कांग्रेस कदर नहीं कर पा रही थी, वो भी इस बात से आहत थे। और उनकी अभिव्यक्ति ये समाचार पत्रों में हम सब ने पढ़ी है। तो आपकी पार्टी में स्वागत होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अप्रोच करेंगे तो विचार करेंगे। अभी तो उन्होंने कोई अप्रोच भारतीय जनता पार्टी में नहीं की है। आप निमंत्रण देते हैं? कर्टसी के नाते उनका मिलन जरूर हुआ है मुख्यमंत्री से, आएंगे तब बात करेंगे। वहीं ओपी धनखड़ ने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत निश्चित है। अब देखना होगा राज्यसभा चुनावों के बाद निकाय चुनाव जीत किसके हाथ लगती है। भिवानी में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी में आने का निमंत्रण दिया है और आम आदमी पार्टी पर करारा प्रहार भी किया। देखिए रिपोर्ट। भिवानी में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राज्यसभा चुनावों के चौंकाने वाले नतीजों पर कुलदीप बिश्नोई की सराहना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कुलदीप का अपमान किया, जिससे उनके लाखों समर्थक हताश थे। जेपी दलाल ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत होगा। वहीं जेपी दलाल ने आप सांसद सुशील गुप्ता के आरोपों पर कहा कि आप झूठ बोलने और आरोप लगाने और माफी मांगने में एक्सपर्ट है, जो कोर्ट जाते ही माफी मांग लेते हैं। उन्होंने कहा कि आपको कोई गंभीरता से लेता नहीं, आपका हरियाणा में कोई जनाधार नहीं। साथ ही निकाय चुनाव में जीत का दावा भी किया, लेकिन निकाय चुनाव में जीत का ताज किसके सिर पर सजता है ये तो समय ही बताएगा। पर ये निश्चित है कि भाजपा ने राज्यसभा चुनावों के बाद अब निकाय चुनाव जीतने में पूरी ताकत झोंक दी है।
हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने गन्ना किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब गन्ना किसानों को 8 घंटे बिजली दी जाएगी। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए हरियाणा में गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को अब 8 घंटे बिजली देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में गन्ने की पैदावार होती है वहां अब 8 घंटे बिजली मिलेगी, जिससे गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को फायदा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को 5 घंटे बिजली दी जाती थी, लेकिन अब उन्हें 3 घंटे बिजली अतिरिक्त दी जाएगी। हमारी पहले भी कोई दिक्कत थी, शुरू में 2-3 दिन जरूर आई थी। अब हमारे बिल्कुल एकदम से दिए, कहीं कोई कट नहीं। आज से हमने किसानों को बिजली 5-5 घंटे देते थे, क्योंकि अब शुगर बेल्ट में चाहिए गन्ना के लिए। किसानों को भी गन्ने का टाइम आ गया, तो जो गन्ना बेल्ट है उसमें आज से हमने 10-10 घंटे शुरू कर दिए। बिजली मंत्री ने कहा कि जिन जगहों पर रात को 2 घंटे के कट लगते थे वो कट अब नहीं लगेंगे। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं है, बिजली के कट भी अब नहीं लग रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में बिजली की स्थिति में अब सुधार हो रहा है। अब एक बड़ी खबर है कैथल से। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी का ये बड़ा बयान एक सामने आया है। बिल्कुल, ओपी धनखड़ के बयान पर उन्होंने पलटवार किया। फिर तो अब बीजेपी होगी जो गद्दारों का टोल वसूल रही है, ये उनकी ओर से कहा गया। कांग्रेस का बढ़ता जनाधार बीजेपी, जेजेपी, लोकदल सबको फुर कर देगा। जयप्रकाश जेपी ने बीजेपी पर तंज कसा है और साथ ही कहा है कि आपके जहाज में सुराख हो चुका है, अब फुर हो जाओ, ये उनकी ओर से कहा गया और लगातार निशाना भी साधा गया। तो तंज कसा गया है बीजेपी और जेजेपी पर जयप्रकाश जेपी की तरफ से और बड़ा बयान दिया गया। कहा गया है कि बीजेपी और जेजेपी का अब जनाधार नहीं रहा है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता वीरेंद्र पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, तो देखिए वार पलटवार का सिलसिला जारी है, ये वार पलटवार का दौर कहां तक पहुंचेगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, कल जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ है, उन्होंने एक जो राज्यसभा के चुनाव थे उनको लेके एक वार किया था कांग्रेस पर और सीधा निशाना साधा था कि जो कांग्रेस से है वो नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में एक करके पुर हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई नाम भी लिए थे। उस पर जो कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने किया कि भाजपा का भी जनाधार जो है वो खत्म होता जा रहा है और इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि फिर तो अब भाजपा होगी, क्योंकि गद्दारों का टोल इकट्ठा हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बताया कि राज्यसभा चुनाव की वोटिंग को लेके कुलदीप बिश्नोई ने एक गद्दारी कांग्रेस के साथ की और कांग्रेस ने उन्हें बाहर निकाल दिया, तो उसी प्रकार वो भाजपा के साथ मिल गए। तो यहाँ एक गद्दारों का टोल इकट्ठा रहो और धीरे से वो भी भाजपा भी फुर हो जाएगी और कांग्रेस का जनाधार आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो वार पलटवार का एक दौर हरियाणा में राज्यसभा चुनावों के बाद देखने को मिल रहा है। सोनीपत के गांव शाहजहानपुर के ग्रामीणों ने चौक पर बनाई जा रही नई शराब के ठेके को हटवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही साथ आबकारी विभाग को लिखित में शिकायत देकर कार्रवाई की भी मांग की है। देखिए रिपोर्ट। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि आसपास स्कूल है और कई धार्मिक स्थल हैं। यहाँ पर ग्रामीण किसी भी सूरत में शराब के ठेके को बनने नहीं देंगे। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार को यहाँ पर शराब के ठेके को बनाने की मंजूरी नहीं देनी चाहिए। अवैध रूप से ठेका बनाया जा रहा था गांव के बीच में, कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया गया, कोई परमिशन नहीं ली गई। ये हुड्डा सरकार की ग्रीन बेल्ट है, जहाँ पेड़ पौधों का विकास होना चाहिए, ना कि इस बुराई के अड्डे का। तो हम सभी लोगों ने एकजुट होकर सभी देखो चौराहा है, ये 4-5 गांव का एक मेन यहाँ से रोड होकर जाता है, तो ये बिल्कुल भी स्थल नहीं है परफेक्ट जहाँ पर ठेका बनाया जाए। तो इसलिए हमने इसका विरोध किया, इसको उखाड़ फेंका और आगे भी हम ऐसे ही खड़े रहेंगे और यहाँ पर ठेका बिल्कुल भी नहीं खुलने देंगे। वहीं इस पूरे मामले पर विभाग कार्रवाई की बात कह रहा है। साथ ही विभाग दावा कर रहा है कि अगर गलत तरीके से ठेका बनाया जा रहा है तो उसे वहां से हटाकर कहीं और स्थापित करवाया जाएगा। और अब एक बड़ी खबर रोहतक से आ रही है, जहां पर बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के लिए मंच पर कुर्सी नहीं थी, कार्यक्रम में पहुंचे थे। सांसद ने मीडिया गैलरी में बैठकर कार्यक्रम देखा।
सांसद अरविंद शर्मा को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भी न्योता नहीं दिया गया। मंच पर मेरे नाम की कुर्सी नहीं थी, इसलिए जनता के बीच बैठा, ये उनकी तरफ से अब कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सांसद अरविंद शर्मा को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का न्योता भी नहीं दिया गया और साथ ही वहां पर मंच पर कुर्सी भी नहीं थी। सांसद अरविंद शर्मा को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का न्योता तक नहीं दिया गया। तो सांसद अरविंद शर्मा की तरफ से कहा गया कि मंच पर उनके लिए कुर्सी नहीं थी, इसीलिए वो जनता के बीच में बैठे। साथ ही साथ उनकी तरफ से बड़ी बात ये कही गई कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, लेकिन उन्हें न्योता तक नहीं मिला है। तो रोहतक से ये बड़ी खबर सामने आई है। ये भी जानकारी आपको दे दें कि बाकी सांसद भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन देखिए जो अरविंद शर्मा थे उनके लिए यहां पर उनके नाम की कुर्सी नहीं थी। ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता दिनेश कौशिक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, अरविंद शर्मा की तरफ से कुछ दिनों पहले कुछ बयान दिए गए थे जिसमें साफ झलका था कि बड़ी तल्खियां हैं पार्टी में, लेकिन अब उनके लिए कुर्सी का ना होना, क्या संकेत? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पुरावर वाली जमीन को लेकर अरविंद शर्मा और मनीष ग्रोवर व मुख्यमंत्री के बीच में विवाद बढ़ा है, जब से मामला बढ़ता ही जा रहा है। आज ये माना जा रहा था कि एक मंच पर सभी लोग इकट्ठा होंगे, इसलिए जो है बात सुलझ सकती है, लेकिन मामला और बिगड़ता गया। अरविंद शर्मा ने आरोप लगाया कि उनके नाम की कुर्सी स्टेज पर नहीं थी, जबकि सभी जो है मंत्री और एमपी वहां पर आए हुए थे। तो अरविंद शर्मा ने विरोध स्वरूप जो मीडिया गैलरी है उसमें बैठ के कार्यक्रम देखा है। तो कहीं ना कहीं ये विवाद घटने के बजाय और बढ़ता गया है। जी बिल्कुल दिनेश, देखिए विपक्ष के हाथ भी जाहिर तौर पर एक बड़ा मुद्दा लगेगा, क्योंकि चाहे जो भी हो आखिरकार वो एक सांसद है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से स्थानीय कार्यक्रम था, रोहतक का ये कार्यक्रम था और उसमें स्थानीय जो सांसद है उसका होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो जो मौजूदा सांसद है वो कार्यक्रम में होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री का ही कार्यक्रम क्यों ना हो। लेकिन ऐसे में एक एमपी को इग्नोर करना कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है। जी, तो अरविंद शर्मा की तरफ से विरोध तो दर्ज करवा के दिया गया, लेकिन क्या इस मामले में कोई और प्रतिक्रिया भी बीजेपी के नेताओं के सामने आई है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया जा रहा है। इसी मामले में उनसे सवाल पूछा जाएगा, अब वो देखते हैं क्या जवाब उनकी तरफ से आता है। बिल्कुल दिनेश, क्या आने वाले समय में पार्टी की ओर से कुछ सख्त फैसला भी लिया जा सकता है, कोई कड़ा फैसला भी लिया जा सकता है? स्टेज पर सांसद के नाम की कुर्सी ना होना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अरविंद जी और मुख्यमंत्री के बीच में विवाद बढ़ा था, उसको लेकर जो गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने भी जो है अरविंद शर्मा को बुलाया था, उनसे बातचीत की थी। और जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनसे भी बात हुई थी। तो उससे जो जब हमने अरविंद शर्मा से पूछा तो उन्होंने कहा कि सारी बातें सकारात्मक हुई है। अब ऐसे में पार्टी किसके खिलाफ क्या एक्शन लेती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखिए दिनेश, मनमुटाव की स्थिति काफी दिनों से बीजेपी में नजर आ रही है, लेकिन अब क्या कहा जाए, आगे क्या देखने को मिल सकता है? दूसरी बड़ी बात यह है कि न्योता किस किस को दिया गया था, क्योंकि सुनने में यह भी आया था कि इस कार्यक्रम को लेकर ज्यादा न्योते नहीं दिए गए हैं। बिल्कुल, कार्यक्रम को लेकर ज्यादा न्योते नहीं दिए गए थे, लेकिन फिर भी अगर स्टेज पे बात की जाए तो काफी मंत्री वहां पर मौजूद थे। यहाँ पर भी जो प्रदेश अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़, वो भी यहाँ पर मौजूद थे, जिनकी कोई भी पूर्व में ऐसी सूचना नहीं थी। जब हमने जो आयोजक है उनसे बात की गई तो उनका कहना था कि ये हमारा निजी कार्यक्रम है, इसलिए हमने सभी नेताओं को न्योता नहीं दिया है। लेकिन आज का जो स्टेज जो है साझा किया गया है, उससे तो लगता है कि ये मामला कुछ और ही है और केवल अरविंद शर्मा को इस पूरे कार्यक्रम में इग्नोर करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सांसद ने मीडिया गैलरी में बैठकर कार्यक्रम देखा। तो देखिए, तल्खी अपनी जगह, बयानबाजी अपने जगह, लेकिन जो भी हो आरती, सांसद थे वो। बिल्कुल, और अब बड़ी बात यह भी है कि अन्य सांसद भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। अरविंद शर्मा को कुर्सी नहीं मिली, मीडिया गैलरी में बैठकर उन्होंने पूरे कार्यक्रम को देखा है। अब देखना होगा कि क्या कुछ प्रतिक्रिया अन्य बीजेपी नेताओं की इस मामले में आती है। सोमवार को परिवर्तन निदेशालय के सामने राहुल गांधी को पेश होना है और इसे लेकर चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस रोष मार्च निकालेगी और साथ ही देश भर में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन भी इस मौके पर देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट।
नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी कई बार समन भेज चुकी है। सोमवार को राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे, जिसे लेकर कल चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस रोष मार्च निकालेगी और ये रोष मार्च प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस तक निकाला जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने लेटर जारी कर घेराव का ऐलान किया था। कांग्रेस के सभी नेता और विधायक इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सोमवार को कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। ईडी कार्रवाई के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। वहीं दिल्ली में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता सांसद राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर तक मार्च करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक नया समन जारी कर नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 जून को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। सोनिया गांधी को पहले 8 जून को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण उन्होंने पेशी के लिए ईडी से नई तारीख मांगी। वहीं राहुल गांधी को भी पहले 2 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने विदेश यात्रा पर होने के चलते नई तारीख मांगी। ईडी ने उन्हें 13 जून को पेश होने के लिए कहा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मानसा कोर्ट ने केकड़ा का रिमांड 4 दिन के लिए और बढ़ा दिया। केकड़ा ही वो शख्स है जिसने गोल्डी बराड़ को जानकारी दी थी कि मूसेवाला घर से निकला है। देखिए रिपोर्ट। पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच जारी है। मानसा कोर्ट में केकड़ा की पेशी हुई। संदीप उर्फ केकड़ा के रिमांड खत्म होने पर पुलिस से कोर्ट ने उसका रिमांड बढ़ाने की मांग की है। पुलिस का कहना था कि केकड़ा इस हत्याकांड का मुख्य किरदार है। उसी ने मूसेवाला की रेकी की और विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ को जानकारी दी। वहीं पुलिस ने अदालत को बताया कि वो जांच में ठीक से सहयोग नहीं कर रहा है और जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा उसका रिमांड बढ़ाया जाए। अदालत ने केकड़ा की 4 दिन की रिमांड बढ़ा दी है। बता दें, पंजाब पुलिस की पूछताछ में केकड़ा ने बताया कि मूसेवाले की रेकी की डील 15,000 रुपए में हुई थी। वो कई बार रेकी करने गया था। इतना ही नहीं, जांच में ये भी सामने आया कि 13 बार केकड़ा के फोन पर गोल्डी बराड़ से बात हुई। 29 तारीख को जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, उस दिन केकड़ा ही वो शख्स था जिसने गोल्डी बराड़ को ये जानकारी दी थी कि मूसेवाला निकल गया है। उसके साथ सिक्योरिटी नहीं है और वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी नहीं है। गौरतलब है कि सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को पंजाब के मानसा में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिल्ली में जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ और इस मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। और इन लोगों की गिरफ्तारी क्यों की गई है? दिल्ली की जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों की दिल्ली पुलिस ने पहचान कर ली है। पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों उपद्रवियों के खिलाफ 153A के तहत FIR दर्ज की है। डीसीपी सेंट्रल दिल्ली श्वेता चौहान ने बताया कि केंद्रीय जिला पुलिस ने शनिवार रात 153A को जोड़कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप पर शेयर किए गए मैसेज और पोस्ट की बेहद गंभीरता से जांच हो रही है। साथ ही ये भी कहा कि जांच में ये भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग लोकल हैं या बाहर के। उन्होंने कहा, अब तक की जांच में किसी राजनीतिक दल या संगठन के शामिल होने की बात सामने नहीं आई है। दरअसल निलंबित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन जिंदल की भड़काऊ टिप्पणी के खिलाफ दिल्ली की जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली सेंट्रल की डीसीपी श्वेता चौहान ने बताया कि जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए करीब 1500 लोग जमा हुए थे। नमाज के बाद करीब 300 लोग बाहर आए और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की भड़काऊ टिप्पणी का विरोध करने लगे। और छत्तीसगढ़ के जांजगीर में एक 11 साल का राहुल साहू बोरवेल में गिर गया, जिसको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 48 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में शुक्रवार की दोपहर बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने के लिए 40 घंटे से ज्यादा समय से ऑपरेशन जारी है। चांपा जिले के पेहलीद गांव में 11 साल का राहुल साहू बोरवेल में गिर गया, जिसके बाद लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी और जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, बच्चे का बोरवेल में गिरना दुखद है, हम सब उसे बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बोरवेल में गिरे राहुल को बचाने के लिए अब तक 40 सिलेंडर ऑक्सीजन लग चुके हैं। 65 फीट गहरे बोरवेल में राहुल गिरे। राहुल तक पहुंचने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 45 फीट तक गड्ढा हो चुका है और इस ऑपरेशन में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी और जिला प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज राहुल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने इससे पहले ट्वीट कर कहा था, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बच्चे को फल और जूस पहुंचाया गया है और परिजनों से भी आवाज के माध्यम से बात करवाई जा रही है ताकि उसका मनोबल बना रहे। हम सब उसकी कुशलता की प्रार्थना करते हैं। दरअसल कुछ समय पहले घर के पिछले हिस्से में सब्जी के लिए लगभग 80 फुट गहरे बोरवेल की खुदाई करवाई गई थी। जब बोरवेल में पानी नहीं निकला तो उसे बिना इस्तेमाल किए छोड़ दिया गया। और अब है एक बड़ी खबर। करनाल से किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से बयान दिया गया है।
केंद्र सरकार ने एमएसपी को लेकर कुछ नहीं किया, कमेटी बनाने को लेकर भी कुछ नहीं किया, ये उनकी ओर से कहा गया। C2+50 वाले फॉर्मूले के बाद किसानों को राहत मिलेगी, ये कहा गया है। यूपी और बिहार के किसानों को एमएसपी नहीं मिलता, ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई है। तो किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया कि जब किसान आंदोलन स्थगित किया गया था तो कुछ वादे सरकार की तरफ से किए गए थे, वादे पूरे होते नजर नहीं आ रहे। और अभी इसी रोष को प्रकट करने को लेकर जगह जगह बयानबाजी और सम्मेलन भी किए जा रहे हैं किसानों की ओर से। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनाते हैं। एमएसपी पे अभी भारत सरकार ने किया नहीं कुछ भी। उसमें कमेटी बनाने की बात थी, उसको लागू करने की थी। C2+50 वाला फार्मूला जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उसके आधार पे एमएसपी ये कर दें तो कुछ राहत किसानों को हो जाएगी। अभी कुछ इन्होंने रेट बढ़ाए फसलों के, हमने कहा भाई एक उस पर शब्द लिख देते कि भाई एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी। और यहाँ तो ये लगाओ कि यूपी और बिहार और स्टेट का बहुत बुरी स्थिति वहाँ पे है। जो सेलर्स वाले हैं वे सस्ते में वहाँ से धान और फसलें खरीदते हैं और यहाँ पे बाजार भाव पे फिर उसको बेचते हैं। तो सरकार इसको कंट्रोल कर सकती है। इसी के साथ ही बड़ी खबर में बस इतना ही। देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।